Hello guys, how are you? Welcome to your YouTube channel PK Academic Classes। जी हाँ, हमने अभी तक इसके पीछे 3 वीडियो दिया है। अब हम चौथा वीडियो देने जा रहे हैं जो कि चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको मैंने अब बता दूं कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिया है। पहला टॉपिक हमारा आवेश से रिलेटेड था और दूसरा टॉपिक हमारा कूलाम का नियम था। कूलाम का नियम हमने पढ़ा, उसके बाद हमारा पॉइंट है। तो कूलाम का नियम में के बाद हमने देखा था कि उसमें विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको नोट मिला था। नोट नंबर फर्स्ट ये मिला था, नोट नंबर सेकंड और नोट नंबर थर्ड। अब हम इसी के नोट नंबर 4। तो देखते हैं नोट नंबर 4 क्या है। देखते हैं कि नोट नंबर 4 कह रहा है यफ माध्यम इज इक्वल टू यफ निर्वात बटे एप्सिलॉन आर। उसी चीज को हमने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है। नोट नंबर 5 क्या है ये आपको याद रखना है, कभी कभी किसी रिजल्ट में प्रयोग किया जाता है इसका। जैसे देखिए माध्यम है, ये एप्सिलॉन आर का मान है, तो हवा या निर्वात हो तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। एप्सिलॉन आर मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता। अभ्रक का 6 होता, पानी का 80 होता और धातु का इनफाइनाइट होता है। तो इसी से रिलेटेड जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, यदि दो समान एक कूलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो ज्ञात कीजिए कि निर्वात में कूलाम, पानी में कूलाम और धातु में कूलाम बल कितना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक वस्तु दिया है और एक यहाँ पर वस्तु दिया है, यानी एक आवेश ये है Q1 और एक आवेश Q2 है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो Q1 का मान दिया है, कह रहा है समान कूलाम। तो एक दिया है 1 कूलाम और दूसरा भी 1 कूलाम दिया है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R। जी हाँ, देखते हैं। तो Q1 का मान 1 कूलाम, Q2 का मान 1 कूलाम और R का मान 1 मीटर दिया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले निर्वात में पूछ रहा था। निर्वात में बल क्या होता है, तो आप जानते हैं कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो देख सकते हैं 1/4, 4 को रहने दीजिए, पाई का मान 22/7, एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10⁻12। Q1 का मान 1 दिया है, Q2 का मान भी 1 दिया है और R का मान भी 1 दिया है। तो यहाँ देखिए रखा गया है, ठीक। अगर हम देखते हैं इसको यफ निर्वात में, तो ये अगर इसको हल करेंगे तो 10⁻12 ऊपर चला जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। अब बटे 7 लिखा है तो एफ निर्वात के इक्वल टू 7 ऊपर चला जाएगा, तो 4 गुणे 22 गुणे 8.85। इसको कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे, आप इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। हल करने पे 9 गुणे 10 के, तो कैलकुलेशन में 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन आएगा। ध्यान दीजिएगा मात्रक का बहुत बड़ा उपयोग होता है फिजिक्स में। यदि ये मान कुछ भी आ जाए लेकिन अगर मात्रक नहीं लिखे हैं तो आपका मार्क्स कम हो जाता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। सेकंड करा पानी में कूलाम का, तो पानी में कूलाम का वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे एफ आर, अभी अभी ऊपर दिखाए हैं। तो एप्सिलॉन आर का मान 80, ये आपसे मैंने दिखाया है, आप उसे याद रख सकते हैं। ये देखिए एप्सिलॉन का मान पानी के लिए कितना, एप्सिलॉन आर का मान है 80। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है जी। तो पानी के लिए आप देख सकते हैं एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे एफ आर। मान रखेंगे, निर्वात का मान आपका निकल गया, ये मान का यहाँ रख देंगे और एप्सिलॉन आर का मान पानी के लिए 80 होता है। तो यह पानी बराबर यानी माध्यम की जगह पानी लिख देंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 और बटे एप्सिलॉन आर का मान आपको पता है 80, ये 80 दिया है। तो यहाँ रखेंगे, हल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 1.1 गुणे 10 के पावर 8 न्यूटन आएगा, ठीक है। मात्रक जरूर लिखा करिए। ये देखिए पॉइंट में मान गड़बड़ है तो चल जाएगा, लेकिन न्यूटन यानी मात्रक जरूर होना चाहिए किसी भी फिजिक्स के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे धातु के लिए, तो निर्वात बटे एप्सिलॉन आर धातु फार्मूला होता है एफ धातु बराबर, तो 9 गुणे 10 के पावर 9 निर्वात का मान रख दिए, एफ आर का मान दिया है अभी पीछे, इनफाइनाइट होता है, रख देंगे। और ध्यान दीजिएगा इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, यानी इनफाइनाइट को किसी संख्या में यदि भाग देते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। कैसे, देखिए 1/0 यहाँ रखेंगे तो 9 गुणे 10 के पावर 9 बटे 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 1 और गुणे यहाँ चला जाएगा 0। 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, अतः धातु बराबर 0 न्यूटन, ठीक है जी हाँ। हमारा अगला टॉपिक है बहुल आवेश के बीच बल।
तो बहुल आवेश के बीच बल क्या, सबसे पहले समझते हैं बहुल क्या लिखा है। बहुल मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा पोर्शन करके दिखाना, तो मान लीजिए देखिए यहाँ देखते हैं, माना यहाँ पर एक आवेश दिया है और एक आवेश और दिया है, यानी ये पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। तो इन दोनों के बीच में यदि बल निकालना हो, इन दोनों के बीच में यदि बल निकालना हो तो कूलाम का नियम लगता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कोई सिस्टम आपके पास है, एक आवेश यहाँ पर, दूसरा आवेश यहाँ पर, तीसरा आवेश यहाँ पर, चौथा आवेश यहाँ पर, पांचवा आवेश यहाँ पर, छठवां आवेश यहाँ पर, इस तरीके से बहुत सारा आवेश के द्वारा एक निकाय बन गया। ये मान लीजिए कोई सिस्टम आपके पास है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4, ये है Q5, ये है Q6। तो आप देखिए Q1 Q2 के बीच में, ठीक, फिर Q2 Q3 के बीच में, फिर Q2 Q1 के बीच में, फिर Q3 Q1 के बीच में, फिर Q3, मतलब ऐसे करते हुए एक आवेश का, तो Q1 Q2 यानी किसी भी आवेश को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि दो आवेश दिए हों तो इनके बीच का अगर बल निकालना हो, कूलाम बल के द्वारा उसको निकाल लेते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा बल आवेश दिए हों, किसी निकाय में एक से ज्यादा आवेश दिए हों, तो इसे ही कहते हैं बहुल आवेश। अब इनके बीच बहुल आवेश मतलब इनके बीच में कैसा बल लगता है, इनके बीच में, इनसे इनके बीच में, इनसे इनके बीच में, इनसे इनके, मतलब इस तरीके से हमको ये पढ़ना है। तो आइए हम टॉपिक देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, आप देख रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों के, तो दो बिंदु आवेश के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान कूलाम नियम से प्राप्त होता ही है, जबकि किसी निकाय में दो से अधिक बिंदु, यानी जिसे कहते हैं दो से अधिक बिंदु को बहुल कहा जाता है, बिंदु आवेश हो तो किसी आवेश द्वारा अन्य आवेश पर आरोपित परिणामी वैद्युत बल का मान अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा यदि दिए हो तो सबको जोड़ करके एक साथ लिख दिया जाए, अध्यारोपित कर दिया जाए। तो इस सिद्धांत से क्या है, किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इनको जरा न्यूमेरिकल में जरा समझते हैं, जरा समझिए। माना किसी निकाय है, मान लीजिए कोई निकाय है आपके पास, इसमें कितने हैं, n स्थिर आवेश हैं। मान लीजिए n स्थिर आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश 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 Qn है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए सबको वितरित कर दिया गया है। यदि आवेश Q1 पर Q2 के द्वारा, मान लीजिए आवेश Q1 है और यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, यहाँ पर डैश 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 ऐसे करके Qn है। तो Q1 पर Q2 के द्वारा बल, फिर Q1 पर Q3 के द्वारा बल, फिर Q1 पर Q4 के द्वारा बल, फिर Q1 पर Q5 के द्वारा बल, फिर Q1 पर डैश 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 Qn के द्वारा बल क्या है वो देखिए लिखा गया है, यानी Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल F12, क्योंकि पहले पर दूसरे के द्वारा, तो F12 इसको बल को मान लेते हैं। इसी प्रकार से Q1 पर Q3 के द्वारा आरोपित बल F13 है, Q4 के द्वारा आरोपित बल F14 है, Qn के द्वारा आरोपित बल F1n है, यानी सबका Q1 के लिए निकाला जा रहा है। हो तो Q1 का कार्यरत परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से देखा जाएगा तो क्या किया जाए, यानी सभी के बलों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया, यानी Q1 पर लगने वाला जो बल है इन प्रत्येक बिंदु आवेशों के द्वारा उनके बीजगणितीय योग के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सदिश योग के बराबर होता है, यानी इनके सदिश योग, इनको जोड़ते चले जाइए। बीजगणितीय योग है, या क्योंकि ऊपर तीर लगा इसलिए सदिश बीजगणितीय योग हो गया। सबको जोड़ दीजिए, प्रत्येक बलों को, पता चल जाएगा कि Q1 पर कितना बल इनके द्वारा लग रहा है, यानी बहुल इसे आवेश कहते हैं। इसी प्रकार से Q2 को निकालना हो तो सबसे Q1 से Q3 से Q4 से उसकी दूरी निकालते हैं, यानी उस पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से Q2 तो ही कह रहा है कि यदि हमको क्या करना है, यदि सभी आवेश बिंदु हो तो, यदि सभी आवेश बिंदु आवेश हो तो F12 F13 आदि पर माना कूलाम के प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार बहुल बिंदु आवेश के निकाय में किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल की गणना कूलाम नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत से संयुक्त रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक ही नहीं, यानी कार्यरत बल की गणना कूलाम नियम और अध्यारोपण की सहायता से आप प्राप्त कर सकते हैं, Q1 को छोड़ करके Q2 पे भी, Q4 पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यानी कि ये टॉपिक था बहुल आवेशों के बीच
बल, सिंपल तरीके से बस जोड़ देना है। अब एफ का मान आपको ऑलरेडी पता है, कूलाम का सूत्र होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये पता है। उसी प्रकार से सबको करके जोड़ देंगे। तो मैं सिर्फ बीजगणितीय योग लिखा हूँ, सबको अलग अलग कूलाम का नियम न लिख करके यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इतना ही दिखा देंगे, यही आपके लिए बेस्ट होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ये मतलब आवेश जो है किसी निकाय पे किसी तरीके से फैला हुआ, तो ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, सतत आवेश वितरण कहलाते हैं, ठीक है। सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। मान लीजिए कोई भी आपके पास इस प्रकार से एक निकाय है, इस तरीके से निकाय है, इस निकाय पे जो आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे करके है ना, तो ये सभी पास पास यदि रखे हैं तो इनके पास पास रखने के जो आवेश वितरित किए जाते हैं, मतलब कैसे कैसे, तो इन्हें ही सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो सतत आवेश वितरण के प्रकार कैसे हैं? सतत आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब रेखीय मतलब किसी रेखा पर, यानी जैसे मान लीजिए कोई छड़ हो। पृष्ठीय मतलब किसी पृष्ठ पर कोई भी सरफेस यदि है, जैसे मान लीजिए टेबल का है, चेयर का है, बेड का है, मोबाइल का, ये सब सरफेस है, उन सरफेस पे यदि आवेश वितरित किया जाए तो उसका सिस्टम क्या है। आयतन वितरण का मतलब जैसे ग्लास है, बाल्टी में अंदर है, जग के अंदर है, तो उस तरीके से यदि कोई आयतन जैसा सिस्टम दिया हो, जैसे घर के अंदर ये आयतन जैसा सिस्टम दिया हो, तो उस पर चार्ज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले पॉइंट हमारा है रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। कहते जैसे मान लीजिए एक कोई छड़ है, इस तरीके से रेखा है, इसकी लंबाई टोटल कितनी है, यल है। मान लेते हैं इसमें से छोटा सा पार्ट मान लिया मैंने, क्या है, तो मतलब टोटल लंबाई का छोटा सा हिस्सा, अल्प हिस्सा, तो इसे अल्पांश कहा जाता है, तो इसे डीएल लिखा जाता है। किसी भी चीज का अल्पांश लिखना हो, किसी भी चीज का अल्पांश यदि लिखना हो, जैसे यल है तो इसका अल्पांश डीएल हो जाएगा, उसी के सामने डी लगा दीजिए। क्यू है तो डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व अर्थात यानी रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब कह रहा है कि यदि प्रति इकाई लंबाई यानी ये जो रेखीय आवेश वितरण है, किसके लिए, रेखा के लिए, इस पे प्रति इकाई लंबाई को यदि लिया जाए तो उसके घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, यानी जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अतः रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर, मान लीजिए इस पे मतलब टोटल लंबाई एल है, इस पे छोटा सा हिस्सा डीएल लिए हैं, तो इस पे लगने वाला जो आवेश है मान लेते हैं वो क्यू है, या Q0 यहाँ लिखे हैं लेकिन Q लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस आ रहा है, तो यानी Q पर, यानी इस बिंदु पर इसके द्वारा लगने वाला जो बल है या इसके द्वारा लगने वाला जो घनत्व है वो क्या होगा, तो DQ बटे DL लिख दीजिएगा, यानी इसका अल्पांश और इसका अल्पांश का अनुपात, तो डेल्टा इज इक्वल टू DQ बटे DL यानी कूलाम प्रति मीटर। ये बस सिस्टम प्रयोग करना आपको। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाएगा, आगे चल करके चैप्टर में मिलता रहेगा ये आपको। आगे हमारा दूसरा पॉइंट है पृष्ठ आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश का वितरण का मतलब होता है कि कोई सरफेस यदि दिया हो इस तरीके से तो उस पर किस तरीके से, तो मान लीजिए पूरा सरफेस क्या है, एस है, पूरा सरफेस क्या आपके पास है, यस है, और इस यस पे छोटा सा पार्ट मैंने क्या ले लिया, डीएस ले लिया। अब इस डीएस पे लगने वाला तो DQ बटे डीएस हो जाएगा, सिंपल सा। जब किसी आवेश पर पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल समान रूप से वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, और इसे प्रति एकांक मतलब टोटल पे न लेकर के छोटा सा कहीं से हिस्सा ले लें, यानी प्रति एकांक। एकांक मतलब इसमें से चाहे यहां ले लीजिए चाहे यहां, तो देखिए यहां मैंने छोटा सा पार्ट इसका टुकड़ा ले लिया है, ठीक है। प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व पूछा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व पूछा जाता है, और वॉल्यूम यानी आयतन आवेश घनत्व पूछा जाता है, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, इसके अनुसार। तो कहते हैं जिसे पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल बराबर यानी सिग्मा इज इक्वल टू DQ बटे DS यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसको लिखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आगे होगा इसलिए यहां पर मैं इनको बता रहा हूं। आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है
आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो जब आवेश किसी आयतन में समान रूप से वितरित किया, मान लीजिए कोई पृष्ठ है या कोई घर है, तो इसमें ये घर जैसा है, चाहे क्यूब जैसा है, चाहे क्यूबाइड जैसा, मतलब चाहे घन जैसा हो, चाहे घनाभ जैसा हो, इसका जो भी आकार हो, इस तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, तो देख लीजिए इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा मैंने लिया है, एक घन है, इसमें से इस सरफेस में से छोटा सा, इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं? तो मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है जिसपे Q0 आवेश रखा हुआ है, तो इससे इसकी डिस्टेंस, तो जब आवेश किसी आयतन पर समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जब आयतन आवेश घनत्व के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो प्रति एकांक मतलब टोटल पे न लेकर के छोटा सा एक हिस्सा, तो मान लेते हैं टोटल पे न लिया है, यानी टोटल भी है, छोटे से हिस्से को क्या लेंगे, डी भी लेंगे। तो यही कह रहा है प्रति, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, किससे, रो से, इसको रो लिखा जाता है इस तरीके से। ये देखिए पी बना है, इसी पी को थोड़ा सा ऐसे घुमाएं तो ये रो बन जाएगा। प्रदर्शित करते हैं अर्थात आवेश प्रति इकाई आयतन के लिए अगर, तो रो बराबर dq बटे dv हो जाएगा। ये आपका फार्मूला बनता है यहाँ से। जी हाँ, इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। देखते हैं जरा, अगर हमारा जो चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम आपके सामने दिखा होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपने देखा होगा कि इसमें हमने वैद्युत आवेश से रिलेटेड 3 टॉपिक मैंने पढ़ लिया। पहली बात आवेश, उसके बाद कूलाम, उसके बाद बहुल आवेश इस पे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा अगला वीडियो इस पे बनेगा वैद्युत क्षेत्र पर। तो ये जो वीडियो था, इससे पहले वाले वीडियो को जरूर आप देखिएगा, तो तब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो इसे पार्ट वाइज यहाँ आपको मिलता रहा। आप जब भी पार्ट खोजेंगे, जब भी किसी चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल पर, पीके एकेडमिक क्लासेस के YouTube चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट खोलेंगे। प्लेलिस्ट में फिजिक्स का पार्ट, कक्षा 12 के फिजिक्स का बहुत सारे पार्ट उसमें दिए हैं। तो उसमें आप पार्ट जब खोलेंगे तो आपका सारा पार्ट अलग अलग मिल जाएगा। आप वहां जाकर के कंटिन्यूअस पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बनाते रहिए अपना, और आराम से घर पे बैठ के पढ़ते रहिए। तो अगला वीडियो हमारा क्षेत्र पे आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।